हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं अपना नया टॉपिक स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, लिबर्टी, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है योग्यता, और स्वतंत्रता को पूंजीवाद भी कहते हैं। तो जो वैसे बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता है तो वो किसका समर्थन करती है? योग्यता का, है ना। स्वतंत्रता को योग्यता से भी जाना जाता है। और जो समाजवाद है वो समानता की बात करता है, यानी आरक्षण की बात करता है। और जो समुदायवाद है वो बंधुता पर बल देता है ना। तो ये तो हमें थोड़ा सा मोटा मोटा याद रहना चाहिए। मतलब ऊपर का क्वेश्चन है ये बहुत इजी, कि स्वतंत्रता किस पर बल देती है? योग्यता पर। समाजवाद समानता पर, और समुदायवाद बंधुता पर बल देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के सबसे पहले हम ये देखें कि क्या स्वतंत्रता एक तथ्य है या स्वतंत्रता एक मूल्य है। तो स्वतंत्रता हमें मतलब समझना चाहिए कि स्वतंत्रता एक मूल्य है, ना कि तथ्य, है ना। तो अर्थात जो परंपरागत दृष्टिकोण है उससे संबंधित है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो नैतिकता, आदर्श, मूल्य, इन सब की बात करता है। जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो इन सब की आलोचना करते हुए वो किसकी बात करता है? वैज्ञानिकता की बात करता है, वो व्याख्या का समर्थन करता है ना। तो जो मूल्य है उसकी आधुनिक दृष्टिकोण क्या करता है? आलोचना। और परंपरागत दृष्टिकोण में नैतिकता, आदर्श, मूल्य, है ना, ये सब हमें दिखाई देते हैं। तो स्वतंत्रता क्या है? एक मूल्य। यदि स्वतंत्रता एक मूल्य है तो किससे संबंधित हुआ? परंपरागत दृष्टिकोण से। तो जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो उदारवाद, पूंजीवाद, जैसे मैंने आपको उदारवाद का विकास बताया था, और उसमें बताया था कि एक परंपरागत मतलब एक तो है परंपरागत दृष्टिकोण उदारवाद का, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो योग्यता का समर्थन करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, अहस्तक्षेप राज्य का समर्थन करते हैं, यानी कि न्यूनतम राज्य कार्य मतलब राज्य के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, और कानूनी व राजनीतिक न्याय की जो है वो समर्थन करते हैं। जबकि जो दूसरे हैं आधुनिक उदारवादी, वो क्या करते हैं? आधुनिक उदारवादी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और योग्यता और आरक्षण दोनों का समर्थन करते हैं, यानी दोनों को पूरक मानते हैं वो, और दोनों को पूरक मानते हुए आर्थिक और सामाजिक न्याय की अवधारणा का समर्थन करते हैं, है ना। तो ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस की है, मैंने वापस रिवाइज कर दी। तो जो उदारवाद है पूंजीवाद से जुड़ी हुई है, और स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है? योग्यता, है ना। तो योग्यता का मतलब यहाँ क्या है? न्यूनतम राज्य, यानी राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो न्यूनतम होना चाहिए, मतलब अहस्तक्षेप वाला राज्य होना चाहिए, है ना। राज्य की जरूरत है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि राज्य नहीं होना चाहिए। परंपरावादी कभी ये नहीं कहेंगे कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो न्यूनतम होना चाहिए, यानी अहस्तक्षेप राज्य का ये समर्थन करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ नकारात्मक स्वतंत्रता से है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो स्वतंत्रता एक मूल्य है, परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है, स्वतंत्रता की अवधारणा उदारवाद पूंजीवाद से जुड़ी है, स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ है योग्यता, योग्यता अर्थात न्यूनतम राज्य क्षेत्र। और दूसरे शब्दों में यदि हम बात करते हैं या सामान्य अर्थ में, तो यहाँ क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता से है ना। स्वतंत्रता का अर्थ नकारात्मक स्वतंत्रता से है। अब हम बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वो अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 में, उससे जुड़ी हुई है ना। तो किससे जुड़ी हुई है स्वतंत्रता की अवधारणा? अमेरिकी क्रांति से। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता का विकास। तो औद्योगिक क्रांति के बाद के साथ साथ व्यवहारवाद, वाणिज्यवाद और अहस्तक्षेप की शुरुआत हुई, और उसी के साथ उदारवाद का उदय हुआ, और जिसने स्वतंत्रता पर बल दिया। जब व्यापारवाद, वाणिज्यवाद और अहस्तक्षेप की जब शुरुआत हुई तो जो परंपरागत उदारवाद था उसका भी उदय हुआ, और इन्हीं के साथ तो मतलब उदारवाद का विकास हुआ था। किसके साथ? व्यापारवाद, वाणिज्यवाद और अहस्तक्षेप के साथ। तो जब इनकी शुरुआत हुई तो उदारवाद का विकास हुआ, और जब उदारवाद का विकास हुआ
तो परंपरागत उदारवाद का सबसे पहले विकास हुआ और उसने क्या किया, स्वतंत्रता पर बल दिया, यानी योग्यता का समर्थन किया। योग्यता की बात यहाँ अर्थ है न्यूनतम राज्य, यानी अहस्तक्षेप वाला राज्य, कि राज्य है ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो नागरिकों के किसी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, बस जरूरत के आधार पर एक कहे एक संस्था के रूप में राज्य जो है वो होना चाहिए, हस्तक्षेप वाला राज्य नहीं होना चाहिए। वो परंपरागत उदारवाद का उदय हुआ और उसी के ने किस पर बल दिया, स्वतंत्रता पर बल दिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि परंपरागत उदारवाद के जनक कौन है, तो वो है जॉन लोक, जैसा सब जानते हैं। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1689 में कहते हैं कि व्यक्ति को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार LLP प्राप्त हैं, है ना। तो हम इनको याद रख सकते हैं कि LLP लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। तो जो जॉन लोक हैं, इनकी बुक है टू ट्रीटीज इन सिविल गवर्नमेंट 1689, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। और व्यक्ति को ये 3 प्राकृतिक अधिकार देते हैं, LLP लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता। उसके बाद हम बात करते हैं एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, परंपरागत उदारवादी, है ना। तो परंपरागत उदारवाद जो है उसमें एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, ये सब स्वतंत्रता पर बल देते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे कि जो परंपरागत उदारवाद है उसी की पुनरावृत्ति के रूप में किसको जाना जाता है, स्वेच्छातंत्रवाद को, है ना। तो स्वेच्छातंत्रवादी के रूप में किसको जाना जाता है, स्वेच्छातंत्रवाद को। और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक कौन कौन से हैं, मिल्टन। तो इसके साथ हम ये देखेंगे कि एक तो जो परंपरागत उदारवाद है उसकी पुनरावृत्ति के रूप में किसको जाना जाता है, स्वेच्छातंत्रवाद को। और स्वेच्छातंत्रवादी विचारक कौन कौन से हैं, मिल्टन फ्रीडमैन है, रॉबर्ट नोजिक है, F.A. हेयक हैं और नोजिक है, हेयक है, मिल्टन फ्रीडमैन और बर्लिन। ये चारों विचारक जो हैं वो भी किसका समर्थन करेंगे, स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे, है ना। स्वतंत्रता पर बल देंगे और आरक्षण का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, यानी योग्यता का समर्थन कर आरक्षण का विरोध करेंगे, क्योंकि परंपरागत उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में स्वेच्छातंत्रवाद को जाना जाता है। तो एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, मिल्टन फ्रीडमैन, F.A. हेयक और रॉबर्ट नोजिक और बर्लिन, ये ऐसे विचारक हैं जो कि स्वतंत्रता पर बल देते हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना राष्ट्रों को करना पड़ा और इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए जेम्किंस क्या है, एक आधुनिक उदारवादी हैं, ये परंपरागत उदारवादी नहीं है जेम्किंस, तो ये ध्यान रखना है। जैसे अर्थशास्त्री सकारात्मक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी जेम्किंस मैंने आपको बताया कि एक सकारात्मक उदारवादी हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरक्षण को महत्वपूर्ण माना। क्यों माना, जब विश्व में जो वैश्विक आर्थिक मंदी जो है उसका सामना राष्ट्र कर रहे थे और उस समय आर्थिक मंदी से निपटने के लिए जेम्किंस जैसे विद्वान, जिसमें गुनार मेडल है, T.H. ग्रीन है, होबहाउस है, T.H. ग्रीन है, G.D. रिची है, ये सब जो थिंकर हैं ये सारे के सारे मतलब कहते हैं कि हमें आरक्षण जो है उसका भी मतलब समर्थन करते हैं ये, और स्वतंत्रता यानी आरक्षण को महत्वपूर्ण ये मानते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। और ये कहते हैं कि योग्यता और आरक्षण जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, यानी दोनों का ये समर्थन करते हैं। उसके बाद इसीलिए 1933 में अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति को अपनाया और यहाँ तक कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के फलस्वरूप स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, गेट है, इन पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रभाव देखा गया। तो इतना हमें ध्यान रखना है।
कि इन्होंने जब आरक्षण को महत्वपूर्ण माना तो उसके साथ ही 1933 1933 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, रूजवेल्ट, तो उन्होंने न्यू डील नीति को अपनाया था। और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था उसके फलस्वरूप स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं थी जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, गेट, है ना, इनमें सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रभाव हमें देखने को मिला था। तो इतना ध्यान रखना है। उसके बाद 1970 के दशक में स्टेफग्लेशन व्यापारिक मंदी की स्थिति पुनः विश्व स्तर पर देखी गई और इसके बाद नव उदारवाद ने LPG नीतियों में पुनः नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया। तो 1970 की जो स्टेफग्लेशन जो व्यापारिक मंदी की स्थिति थी उसमें पुनः विश्व स्तर पर ये देखी गई और इसके बाद नव उदारवाद ने LPG नीतियां क्या है, यहाँ पर LPG नीति सब जानते हैं, ये एक आर्थिक नीति मतलब नई आर्थिक नीति है और विकास में तेजी लाने के लिए क्या किया कि एक तो विकास में तेजी लाने के लिए, दूसरा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए, है ना, तो आर्थिक विकास और जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी लाने के लिए और राज्य की जो भूमिका है उसको कम करने के लिए ये नीति मतलब आई थी। और 1991 में जब भारत सरकार के द्वारा ये नीति अपनाई भी गई और आर्थिक नीतियों का एक समूह जो है वो ये मानी जाती है। और LPG के 3 मुख्य घटक हैं LPG से, एक तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना, ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया कि LPG की नीतियों में पुनः नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया, है ना, इतना समझ में आया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसे संरचनात्मक सुधार या संरचनात्मक समायोजन कहा गया। इसे क्या कहा गया, संरचनात्मक सुधार या संरचनात्मक समायोजन। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये UPSC में भी पूछा गया है कि संरचनात्मक सुधार किसको कहा गया। तो LPG की जो नीतियां हैं, LPG की नीतियां जो हैं उनको संरचनात्मक सुधार या संरचनात्मक समायोजन कहा गया। LPG की नीतियां सब जानते हैं क्या थी। LPG की नीतियां कि एक तो आर्थिक जो विकास है उसमें तेजी लाना, अर्थव्यवस्था में तेजी लाना और राज्य की भूमिका को कम करने की ये एक नीति है, नई आर्थिक नीति है और ये भारत सरकार ने 1991 में अपनाई। और इसके 3 घटक सब जानते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया संरचनात्मक सुधार। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखना है। और ये नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं नव उदारवाद के फलस्वरूप अमेरिका में रीगनवाद और इंग्लैंड में थ्रेचरवाद का उदय हुआ। जब नव उदारवाद आया तो उसके बाद अमेरिका में भी क्या आया, रीगनवाद, और इंग्लैंड में क्या आया, थ्रेचरवाद। तो अमेरिका ने सोवियत संघ का विघटन जैसा सब जानते हैं 1991 के बाद इस नीति को बढ़ावा दिया और 1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन WTO ने भी नकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाया। तो WTO ने कब अपनाया, 1995 में। किसको अपनाया, नकारात्मक स्वतंत्रता को। तो इस प्रतियोगिता के बावजूद अमेरिका ने 2007 से 2009 में जब आर्थिक संकट बहुत बुरा था स्थिति उस टाइम अमेरिका तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो यूरोपीय संघ ने की प्रतियोगिता और नकारात्मक स्वतंत्रता को भी अपना रहा था। यूरोपीय संघ भी अपना रहा था प्रतियोगिता और नकारात्मक स्वतंत्रता को। तो इस यूरोपीय संघ को भी 2009 से 10 में यूरोजोन संकट का सामना करना पड़ा था और वर्तमान में उदार समतावाद यानी योग्यता प्लस आरक्षण अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के समन्वय पर बल दिया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है इतना। और उसके बाद अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के प्रकार। तो एक तो है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक, प्रक्रियात्मक या औपचारिक स्वतंत्रता, और सकारात्मक स्वतंत्रता को हम बोलते हैं तात्विक या अनौपचारिक स्वतंत्रता। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो योग्यता का तो समर्थन करती है, यानी स्वतंत्रता का करते हैं समर्थन, आरक्षण का करते हैं विरोध, यानी योग्यता और आरक्षण दोनों को क्या मानते हैं, विरोधी। दूसरा, राज्य के न्यूनतमकारी क्षेत्र की बात करेंगे, अहस्तक्षेप वाले राज्य की बात करेंगे। स्वतंत्रता समानता को विरोधी मैंने बताया। कानूनी और राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे और इसमें कौन कौन आएंगे, एक तो परंपरागत उदारवादी और दूसरा स्वेच्छातंत्रवादी, मैंने आपको बता दिया था। और परंपरागत जो उदारवादी हैं
अपने। तो परंपरागत उदारवादियों में कौन कौन, जैसे एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टोक्विले, लॉर्ड एक्टन, ये सब तो आ जाएंगे परंपरागत उदारवादी। और स्वेच्छातंत्रवादी कौन कौन, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ ए हेयर, बर्लिन और मिल्टन फ्रीडमैन, हेयर, बर्लिन और नोजिक, ये सब स्वेच्छातंत्रवादी। तो परंपरावादी और स्वेच्छातंत्रवादी वो तो आ जाएंगे नकारात्मक स्वतंत्रता में। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें क्या कहते हैं कि योग्यता और आरक्षण दोनों का ये समर्थन करते हैं, यानी योग्यता और आरक्षण को क्या मानते हैं, ये पूरक मानते हैं। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता समानता को क्या मानते हैं, ये पूरक। और सकारात्मक उदारवादी इसमें आएंगे, जैसे किन्स, मैंने बताया था, गुनार्ड मीडल, जीडी रिची, टीएच ग्रीन, होप हाउस, ये सब किसमें आ जाएंगे, सकारात्मक उदारवादी। और दूसरा इसमें आएंगे समुदायवादी, जो किसकी बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। जो हमने स्वतंत्रता का जो टॉपिक शुरू किया था तब हम लोगों ने देखा था कि जो समुदायवादी हैं वो बंधुता की बात करते हैं, और ये जो समाजवादी हैं ये समानता की बात करते हैं, और जो पूंजीवादी हैं वो स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये समुदायवादी, माइकल वाल्जर वगैरह, वो सारे इसमें आ जाएंगे, है ना। तो वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये टेबल हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद देखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसको हम प्रक्रियात्मक या औपचारिक स्वतंत्रता भी बोलते हैं, तो इसमें पूंजीवादी प्रतियोगी देशों में प्रभावी है। पूंजीवाद सब जानते हैं प्रतियोगी देशों में प्रभावी है, क्योंकि ये प्रतियोगिता का ही समर्थन करते हैं, योग्यता का समर्थन करते हैं, स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, और ये इनका समर्थन करते हुए क्या करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, यानी समानता का ये विरोध करते हैं, स्वतंत्रता का ये समर्थन करते हैं। अर्थात स्वतंत्रता व समानता को ये क्या मानते हैं, विरोधी। राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, यानी अदृश्य हाथ का समर्थन करते हैं। अदृश्य हाथ का मतलब है यहाँ, जैसे हम क्रिकेट का गेम देख रहे हैं, मतलब क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट का मैच हम लोग देख रहे हैं, तो जो अंपायर है वो पीछे हाथ कर लेता है। जब उसको कोई रिजल्ट नहीं देना है तो वो अपने हाथ हमेशा पीछे रखता है ना। तो यानी अदृश्य हाथ, वो ना तो ना बोलेगा ना या हाँ बोलेगा, है ना। तो उसके हाथ अदृश्य, यानी अदृश्य हाथ क्या किस का ये समर्थन करते हैं, है ना। हाथ पीछे होने चाहिए, राज्य हो पर हाथ पीछे होने। काम कौन करेगा, काम करेगा वहाँ के नागरिक। तो इसीलिए न्यूनतम राज्य मतलब राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, अहस्तक्षेप वाले राज्य की बात करते हैं, अदृश्य हाथ की ये समर्थन करते हैं। अब कौन कौन आएंगे इसमें, परंपरावादी देखेंगे सबसे पहले हम, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो परंपरागत उदारवादी देखेंगे इसमें। तो परंपरागत उदारवादी में कौन कौन, एडम स्मिथ है, जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, डी टॉक्विले है, लॉर्ड एक्टन है, जेम्स प्राइस है। नहीं, इसमें थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि जैसे लास्की को पहले क्या मानते थे कि परंपरागत उदारवादी है, लेकिन लास्की ने बाद में किसको मतलब ग्रहण किया, उन्होंने आरक्षण का मतलब समर्थन किया, तो वो फिर आधुनिक उसमें आ जाएंगे, है ना, समतावादियों में आ जाएंगे, या फिर आधुनिक वाले जो आधुनिक जो उदारवादी हैं उनमें आ जाएंगे, है ना। परंपरागत में नहीं आते लास्ट की, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो परंपरागत में कौन कौन आएंगे, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, डी टोक्विले, लॉर्ड एक्टन और जेम्स प्राइस। तो जो एडम स्मिथ है वो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में। तो एडम स्मिथ मूलतः क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे, अर्थशास्त्री। और इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन 1776, है ना। तो ये ध्यान रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन बुक कब की है, 1776 की बुक है। इसमें ये मुक्त व्यापार वाणिज्यवाद का समर्थन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुक्त व्यापार वाणिज्यवाद, उसके बाद ही जैसे व्यापारवाद, वाणिज्यवाद, हस्तक्षेप की जब शुरुआत होती है तो परंपरागत उदारवाद का उदय होता है ना। और परंपरागत उदारवाद किस पर बल देता है, स्वतंत्रता पर बल देता है। तो यहाँ ये जो अपनी बुक है एडम स्मिथ, वो वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में मुक्त व्यापार वाणिज्यवाद का समर्थन करते हैं। जब इस बुक में मुक्त व्यापार वाणिज्यवाद का समर्थन करेंगे तो परंपरागत उदारवाद के तो अपने आप ही जनक, मतलब ये समर्थक हुए, और इन किस पर बल देंगे, स्वतंत्रता पर बल देंगे। तो इतना हमें ध्यान रखना है, नाम से ही मतलब ये निकल जाएगा कि ये इसमें किस तरीके के इस बुक में विचार हैं। वेल्थ ऑफ नेशन में मुक्त व्यापार वाणिज्यवाद का समर्थन करते हैं। जब मुक्त व्यापार वाणिज्यवाद का समर्थन करेंगे तो
ये क्या करेंगे, परंपरागत उदारवाद का समर्थन करेंगे, यानी स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं एडम स्मिथ के विचार। एडम स्मिथ के विचारों में हम देखते हैं कि इन्होंने इनके अनुसार राज्य का न्यूनतम कार्यक्षेत्र होना चाहिए, यानी कि अदृश्य हाथ की अवधारणा के ये जनक माने जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, अदृश्य हाथ की अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं, तो एडम स्मिथ माने जाते हैं। और एडम स्मिथ के साथी थे एक रिकार्डो, उन्होंने भी व्यापारवाद वाणिज्यवाद का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने का समर्थन किया और आर्थिक विकास को ही राजनीतिक विकास माना। क्या माना उन्होंने, आर्थिक विकास को राजनीतिक विकास और वाणिज्यवाद या व्यापारवाद का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने का समर्थन किया। ठीक है, तो ये तो हुए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बुक का नाम ध्यान रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 की बुक है। और मुक्त व्यापार या वाणिज्यवाद का समर्थन किया, न्यूनतम राज्य के कार्यक्षेत्र की बात की, अदृश्य हाथ के जनक इनको माना जाता है। और इनके एक साथी रिकार्डो हैं जो कि व्यापारवाद वाणिज्यवाद का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने का समर्थन करते हैं और आर्थिक विकास को राजनीतिक विकास मानते हैं। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार आर्थिक विकास राजनीतिक विकास है, तो रिकार्डो के अनुसार। रिकार्डो किसके साथी हैं, एडम स्मिथ के। कैसे हैं ये फिर, परंपरागत उदारवादी, तो इतना ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जबकि आर्थिक जो न्याय है और सामाजिक न्याय है उसका समर्थन कौन करते हैं, सकारात्मक उदारवादी, है ना। जबकि जो परंपरागत उदारवादी हैं वो राजनीतिक और कानूनी न्याय का समर्थन करते हैं ना। तो ये क्या कहते हैं रिकार्डो, ये आर्थिक विकास को ही राजनीतिक विकास कहते हैं, यानी आर्थिक विकास तो पहले हो जाएगा उसके बाद राजनीतिक विकास होगा। तो ये है तो परंपरागत उदारवादी, लेकिन ये कहते हैं कि आर्थिक विकास को ही राजनीतिक विकास कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंकर हैं जिनके बारे में हम देखेंगे वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक जीवशास्त्री थे, है ना। और ये कैसे थे, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री, मूलतः क्या थे ये, अर्थशास्त्री, और ये थे जीवशास्त्री। तो राजनीतिक शास्त्र में योग्यतम की विजय का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। एडम स्मिथ ने क्या किया था, अदृश्य हाथ की अवधारणा, और इन्होंने योग्यतम की विजय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में कहते हैं कि विकलांग बूढ़े व्यक्ति को पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहिए। मतलब इनके थोड़े से अजीब से भी विचार थे स्पेंसर के। ये कहते हैं कि जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं और जो बूढ़े हैं, जो किसी काम के नहीं है, वो उन लोगों को पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहिए, मतलब वो किसी काम के नहीं है, ऐसे इनके विचार थे। और स्पेंसर अपनी बुक मैन दी स्टेट 1884 में, मतलब मैन वर्सेज स्टेट 1884 में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जैसा कि होब्स, लोक, रूसो, ग्रोसियस, पोलिबियस और बर्ट्रैंड जूनियल इसके समर्थक हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि स्पेंसर की बुक है मैन वर्सेज स्टेट। तो ये किसकी बुक है, स्पेंसर की। योग्यतम की विजय का सिद्धांत देते हैं स्पेंसर। मैन वर्सेज स्टेट 1884 में राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका ये समर्थन करते हैं। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक और कौन कौन है, होब्स, लोक, रूसो, ग्रोसियस, पोलिबियस, बर्ट्रैंड जूनियल। तो ये हमें इतना ध्यान रखना है कि होब्स, लोक, रूसो तो सामाजिक समझौता सिद्धांत सब जानते हैं, लेकिन ये तीन और थिंकर मैं जो आपको बता रही हूँ, ग्रोसियस, पोलिबियस और बर्ट्रैंड जूनियल, ये भी सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं। तो कौन कौन है, ग्रोसियस, पोलिबियस और बर्ट्रैंड जूनियल, होब्स, लोक, रूसो तो हैं। ये क्या करते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और स्पेंसर भी अपनी बुक मैन वर्सेज स्टेट 1884 में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि स्पेंसर के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की भांति राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र होना चाहिए, अर्थात राज्य को स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की तरह कार्य करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नेट, जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस, पीजीटी, डीएसएसबी कई जगह ये क्वेश्चन आ चुका है कि राज्य को स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के रूप में कार्य करना चाहिए। ये विचार किसके थे, या राज्य को एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी कौन मानता है, तो कौन मानता है, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी जिस तरीके से कार्य करती है ना, कि भाई उसका कार्य क्षेत्र तो क्या होता है, न्यूनतम होता है ना,
तो उसी के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, न्यूनतम, और उसको सिर्फ राज्य को क्या करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कार्य करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि स्पेंसर ने अधिकारों को 2 भागों में बांटा। अधिकारों को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो निजी अधिकार, दूसरा है सार्वजनिक अधिकार। ठीक है, तो कुछ स्पेंसर के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं वो भी देखते हैं। स्पेंसर एक तरफ तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते, मतलब राज्य की उत्पत्ति जो है वो सामाजिक समझौता बता देता है ना, और बताकर व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन बनाता है, मानता है। और दूसरी तरफ राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हुए राज्य को शक्तियां प्रदान करता है ना। तो इसीलिए पार्कर कहते हैं कि स्पेंसर के विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्पेंसर के बारे में ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो स्पेंसर थे इन्होंने क्या किया, एक तरफ तो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत बताते हैं, और व्यक्ति को क्या कहते हैं, साध्य, और राज्य को बताते हैं साधन। ठीक है, मैन कौन है, व्यक्ति, और साधन के रूप में कार्य करेगा राज्य। ठीक है, जैसा मतलब नागरिक कहेंगे उसके अकॉर्डिंग राज्य चलेगा। एक तरफ तो ये कहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। जैविक सिद्धांत जैसा सब जानते हैं कि राज्य तो क्या है, मैन मतलब एक शरीर है, और बाकी जो नागरिक हैं वो क्या है, उसके अंग, तो वो मतलब शरीर अंगों के अकॉर्डिंग काम करेगा, है ना। तो मतलब जो अंग हैं वो तो शरीर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना। तो वही कहता है कि एक तरफ तो ये जैविक सिद्धांत का समर्थन करता है, और एक तरफ ये राज्य मतलब व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन बताता है। तो बारकर कहते हैं कि इनके विचारों में संशयवाद की झलक मिलती है, यानी कि इनके ही अपने ही विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन कहते हैं, बारकर। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्वेच्छातंत्रवादी मिल्टन फ्रीडमैन के योग्यतम विजय सिद्धांत का विशेष समर्थन करते हैं। जो स्वेच्छातंत्रवादी मिल्टन फ्रीडमैन हैं वो स्पेंसर का जो योग्यतम विजय सिद्धांत इन्होंने दिया था उसका वो समर्थक करते हैं, विशेष रूप से समर्थन करते हैं। और फिर देखते हैं हम स्पेंसर की कुछ अन्य पुस्तकें। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, एक तो है सोशल स्टैटिक्स, और दूसरी है फर्स्ट प्रिंसिपल 1860 की है ये, और सोशल स्टैटिक्स है 1851 की। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने स्पेंसर के बारे में देखा, एक तो ये जीवशास्त्री थे, दूसरा राजनीतिक शास्त्र में योग्यतम की विजय के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया। योग्यतम की विजय सिद्धांत के विशेष रूप से समर्थन करने वाले कौन थे, मिल्टन फ्रीडमैन थे। और इन्होंने कहा कि विकलांग और जो बूढ़े हैं उनको पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहिए। फिर स्पेंसर की एक बुक है मैन वर्सेज स्टेट 1884 में उन्होंने राज्य की जो उत्पत्ति का जो समझौतावादी सिद्धांत है उसका समर्थन किया। समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक जॉन लॉक रूसो ने किया, और इसके साथ साथ ग्रेसियस, पोलिबियस और बर्टन जूनेल ने भी किया। बर्टन जूनेल कौन है, एक नव परंपरावादी, हम लोगों ने देखे थे ना पीछे नव परंपरावादी जब डिस्कस किए थे, तो बर्टन जूनेल भी नव परंपरावादी हैं। तो उनके साथ मतलब होल्स रूसो के साथ ग्रोसियस और पोलिबियस और बर्टन जूनेल भी हमें ध्यान रखना है कि ये भी एक समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उसके बाद ये राज्य को एक स्टॉक मतलब एजेंसी या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बताते हैं। ये नेट पे क्वेश्चन आ चुका है कि ये कितने प्रकार के अधिकार देते हैं, ये शायद 2021 में क्वेश्चन आया था कि स्पेंसर अधिकारों को मतलब कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2, एक तो निजी अधिकार, दूसरा सार्वजनिक अधिकार। लोग क्या कहते हैं, निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति बताते हैं ना, तो ये अधिकारों के वही 2 रूप बताते हैं, निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार। फिर स्पेंसर के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं कि जैसा कि ये समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, व्यक्ति को साध्य बताते हैं और राज्य को साधन बताते हैं। तो बारकर क्या कहते हैं कि एक तरफ तो ये व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन बताते हैं, और दूसरी तरफ ये जैविक सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। तो बारकर कहते हैं कि इनके अपने ही विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी 2 अन्य पुस्तकें हैं वो भी हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, सोशल स्टैटिक्स 1851 की है और फर्स्ट प्रिंसिपल 1860 की है। ओके फ्रेंड्स, तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने स्वतंत्रता जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है, और उसमें हम लोगों ने हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो देखे, और एडम स्मिथ, 2 जो परंपरागत उदारवादी हैं उनके जो स्वतंत्रता संबंधी विचार थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आगे के जो फिगर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।